आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा कैरल एस ड्वेक की बहुत ही मशहूर किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के चैप्टर 5 पर आधारित है। और ये चैप्टर पूरी तरह से बिजनेस माइंडसेट और लीडरशिप पर फोकस करता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि इतिहास की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां जिनके पास दुनिया के सबसे होशियार लोग थे, वो रातों रात कैसे डूब गई। मतलब उनके पास तो बेहतरीन बिजनेस स्ट्रैटेजी थी, सबसे शानदार टैलेंट था, पैसा भी था और मार्केट में नाम भी था। हाँ सब कुछ था, फिर भी ताश के पत्तों की तरह सब कैसे बिखर गया। तो आज हम यही डिकोड करेंगे कि इसका जवाब किसी खराब बैलेंस शीट या मार्केट क्रैश में नहीं, बल्कि लीडर्स के दिमाग में चलने वाले उस गहरे डर में छिपा है जिसे मनोविज्ञान में फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है। सही कहा आपने। अक्सर लोग बिजनेस की सफलता को सिर्फ मुनाफे या नए प्रोडक्ट लॉन्च से नापते हैं, लेकिन असल कहानी तो लीडरशिप के पीछे की साइकोलॉजी में होती है। एकदम सही। हम अक्सर देखते हैं कि लीडर्स दो तरह के होते हैं। एक वो जिनका पूरा ध्यान सिर्फ जीतने और अपनी पावर बनाए रखने पर होता है, और दूसरे वो जो सीखने पर जोर देते हैं। और इस पूरी साइकोलॉजी का सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है कि लीडरशिप कोई कॉर्नर ऑफिस या कोई भारी भरकम टाइटल नहीं है। ये दुनिया को, चुनौतियों को और खुद अपनी कमियों को देखने का एक नजरिया है। तो मतलब ये पूरी तरह से एक मेंटल गेम है। बिल्कुल। जब हम ड्रेक की रिसर्च को देखते हैं तो एक बात एकदम साफ हो जाती है कि जो शॉर्ट टर्म सक्सेस और लॉन्ग टर्म एम्पायर के बीच का फर्क होता है ना, वो मार्केट कंडीशन का नहीं होता। तो फिर वो किस चीज का होता है? वो इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी चलाने वाले व्यक्ति का दिमाग चुनौतियों को कैसे प्रोसेस कर रहा है। तो चलिए इस प्रोसेसिंग वाले हिस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम उन कंपनियों का विश्लेषण करते हैं जो अचानक से अर्श से फर्श पर आ गईं, तो उनके लीडर्स में एक अजीब सी समानता दिखती है। मुझे यहाँ एनरॉन का वो मशहूर केस याद आ रहा है। अरे हाँ, एनरॉन का केस तो फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। उस कंपनी का पूरा कल्चर ही इस बात पे टिका था कि उनके पास दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हैं। मतलब उन्होंने टैलेंट को भगवान मान लिया था। और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। हाँ, क्योंकि वहाँ काम करने वाले हर इंसान को, और खास तौर पर लीडरशिप को, हर वक्त ये साबित करना पड़ता था कि वो कमरे में सबसे बुद्धिमान है। ये जो हमेशा स्मार्ट दिखने की होड़ है और हर चीज पर कंट्रोल रखने की जो छटपटाहट है, वो असल में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ऐसे माहौल में तो कोई अपनी गलती मान ही नहीं सकता, क्योंकि गलती मानने का मतलब है कि आप स्मार्ट नहीं है। सही बात है। और फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स के लिए खुद को परफेक्ट साबित करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एनरॉन का उदाहरण इस मानसिकता की जड़ों को एकदम नंगा कर देता है। अगर इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो समझ आता है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स के लिए कोई भी असफलता या क्रिटिसिज्म सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं होती। तो वो उसे कैसे देखते हैं? वो उसे अपने वजूद पर हमला मानते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट की बुनियाद ही इस धारणा पर टिकी है कि टैलेंट या बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है। आप या तो स्मार्ट पैदा होते हैं या नहीं होते। मतलब सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है उनके दिमाग में। एकदम। अब सोचिए, अगर किसी सीईओ को लगता है कि उसकी पूरी अहमियत सिर्फ उसके जीनियस होने में है, तो जब उससे कोई गलती होगी तो उसका दिमाग उसे एक डेटा पॉइंट की तरह प्रोसेस नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो उसे बदल देते हैं। बिल्कुल नहीं। उसका दिमाग उसे एक आइडेंटिटी थ्रेट की तरह लेगा। वो सोचेगा, मैं फेल हो गया, इसका मतलब मैं जीनियस नहीं हूं। बाप रे। यानी ये पूरा का पूरा खेल अपनी इमेज बचाने का है। ये तो मेरी नज़र में उस जहाज के कैप्टन की तरह है जिसे डूबते हुए जहाज पर भी अपने कपड़ों की सिलवटों की फिक्र है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और वो रास्ता भटकने के बाद भी किसी से दिशा नहीं पूछना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या सोचेंगे। तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स सच में कंपनी का बुरा चाहते हैं, या ये सिर्फ उनके अंदर बैठे अपनी अहमियत खोने के गहरे डर का नतीजा है? देखिए, कोई भी लीडर जानबूझकर अपनी कंपनी नहीं डुबाना चाहता। ये पूरी तरह से उनकी इनसिक्योरिटी है। उनका लक्ष्य सीखना नहीं बल्कि अपनी इमेज बनाना होता है, जिससे उनके सारे फैसले ईगो से प्रेरित हो जाते हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई ड्राइवर अपनी कार के डैशबोर्ड पर जलती हुई लो फ्यूल की लाल बत्ती को इसलिए तोड़ दे क्योंकि उसे लाल रंग पसंद नहीं है। या उसे ये डर है कि साथ बैठे लोग क्या कहेंगे, कि इसे तो गाड़ी में तेल भरवाना भी याद नहीं रहता। हाँ एकदम सही।
फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर को लगता है कि उस बत्ती को तोड़ देने से, यानी सच्चाई पर पर्दा डाल देने से समस्या खत्म हो जाएगी। ये डैशबोर्ड वाली एनालॉजी बहुत गहरी है, क्योंकि वो लाल बत्ती ही असल में कंपनी का फीडबैक सिस्टम है। और जब लीडर उस बत्ती को तोड़ता है तो उसका सीधा असर हायरिंग और कंपनी के कल्चर पर पड़ता है। वो कैसे? ऐसे लीडर्स जानबूझकर अपने इर्द गिर्द सिर्फ ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर लेते हैं जो उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाएं। वो खुद से ज्यादा स्मार्ट या खुद से अलग सोचने वाले लोगों को हायर करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके नीचे काम करने वाला कोई व्यक्ति उनसे बेहतर आइडिया दे देगा तो उनकी खुद की सुप्रीम लीडर वाली इमेज खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल। आपको ली याकोका का उदाहरण याद है, जब उन्होंने क्राइसलर को डूबने से बचाया था? हाँ, वो तो एक तरह से रातों रात हीरो बन गए थे, बिजनेस वर्ल्ड के आइकॉन। सही कहा, लेकिन हीरो बनने के बाद उनका फिक्स्ड माइंडसेट पूरी तरह हावी हो गया। उन्होंने मार्केट से नया सीखने के बजाय सिर्फ अपनी मूर्तियां बनवाने और अपनी उसी पुरानी सफलता को बार बार भुनाने पर फोकस किया। जबकि मार्केट तो तेजी से बदल रहा था। एकदम। जापानी कारें बेहतर और सस्ती हो रही थी, लेकिन याकोका सिर्फ अपनी ईगो की सुरक्षा में लगे थे। इनोवेशन रुक गया और कंपनी फिर से गड्ढे में जाने लगी। ये बहुत ही डरावना सच है कि एक लीडर का अपना आंतरिक डर, उसकी इनसिक्योरिटी पूरी की पूरी कंपनी की ग्रोथ को रोक सकती है। अगर फिक्स माइंडसेट बर्बादी का रास्ता है, तो फिर वो कौन सा माइंडसेट है जो कंपनियों को बचा सकता है? जब हम इसके बिल्कुल विपरीत छोर पर जाते हैं तो हमें ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स मिलते हैं। जिनकी कार्यप्रणाली एकदम अलग होती है ना? बिल्कुल। इनका फोकस अपनी इमेज चमकाने पर नहीं, बल्कि लगातार सुधार करने, नई चीजें सीखने और अपनी टीम को आगे बढ़ाने पर होता है। लेकिन ये सीखने की भूख असल में जमीन पर काम कैसे करती है? IBM और लू गस्नर की कहानी इसका सबसे बेहतरीन जवाब है। 90 के दशक में IBM एक डूबता हुआ हाथी बन चुका था। हाँ, कंपनी में अहंकार कूट कूट कर भरा था। एकदम। हर किसी को लगता था कि हम IBM हैं, हम कभी गलत नहीं हो सकते। फिर वहां लू गल्स्टनर CEO बनकर आए। गल्स्टनर ने आते ये ऐलान नहीं किया कि वो कोई मसीहा हैं जिन्हें सब कुछ पता है। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? उन्होंने एक स्टूडेंट की तरह काम शुरू किया। वो सीधे ग्राहकों के पास गए, निचले स्तर के कर्मचारियों से मिले और खुलेआम पूछा कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। मतलब उन्होंने IBM के सब कुछ जानने वाले भ्रम को तोड़ दिया? बिल्कुल, जिसे डेंजर ऑफ आई नो एवरीथिंग कहा जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर ये जानता है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और कल की जानकारी आज काम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ मैं इस बात को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, किताबों में ये पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि लीडर को विनम्र होना चाहिए, उसे सबके सामने कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता, चलो मिलकर रास्ता निकालते हैं। लेकिन असल कॉर्पोरेट दुनिया बहुत बेरहम है। वो तो है। वहां हर दिन गला काट प्रतिस्पर्धा है। बोर्ड मेंबर्स और इन्वेस्टर्स लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अगर एक CEO भरे बोर्ड रूम में ये कहे कि मुझे इसका जवाब नहीं पता, तो क्या वहां मौजूद लोग इसे उसकी कमजोरी नहीं मानेंगे? ये सवाल बहुत लाजमी है ना? क्या उसका फायदा नहीं उठाया जाएगा? ये तो मुझे कॉर्पोरेट सुसाइड जैसा लगता है। ये डर बहुत ही स्वाभाविक है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग आई नो एवरीथिंग का मुखौटा पहने रखते हैं। लेकिन रिसर्च यहीं पर हमारी आंखें खोलती है। जो लीडर सब कुछ जानने का नाटक करता है, वो धीरे धीरे सच्चाई से कट जाता है। हाँ, और उसकी टीम भी उससे सच छिपाने लगती है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि बॉस को सिर्फ अच्छी बातें सुननी है। कॉर्पोरेट दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कमजोरी दिखाना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई से बेखबर होना है जो आपकी कंपनी को अंदर से खत्म कर रही है। ये नजरिया तो बहुत अलग है। जब लू गर्सनर ने अपनी कमियां मानी, तो उन्होंने असल में अपनी टीम में एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल सेफ्टी पैदा की। उन्होंने ये संदेश दिया कि यहाँ झूठ बोलने या दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि लीडर को अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा है कि वो अपनी कमियों को छिपाने की जरूरत महसूस नहीं करता। एकदम सही। और जब ऐसा होता है तो टीम सिर्फ आदेशों का पालन करने वाली मशीन नहीं रहती, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाती है। ये पॉइंट वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि असली पावर मुट्ठी बांध कर रखने में नहीं, बल्कि उसे टीम में बांटने में है, और इसका सीधा असर कंपनी के कल्चर पर पड़ता है। बिल्कुल। कोई भी महान कंपनी सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि एक लर्निंग कल्चर से बनती है। हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट तो आज है, कल आउटडेटेड हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस कल्चर को बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हायरिंग का तरीका।
मुझे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है। अरे वाह, बताइए। अगर कोई कंपनी सिर्फ भारी भरकम डिग्रियां और स्किल्स देखकर किसी को हायर करती है और उसके माइंडसेट को नज़रअंदाज कर देती है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बाजार से एक बहुत महंगा और सुंदर दिखने वाला स्मार्टफोन खरीद लें। जिसका कैमरा और प्रोसेसर टॉप क्लास हो। हाँ, बिल्कुल, सब कुछ टॉप क्लास है, लेकिन उस फोन की बैटरी हमेशा डेड रहती है। अब जब उसमें नई एनर्जी यानी नया सीखने की क्षमता ही नहीं है, तो वो सारे शानदार फीचर्स किस काम के? बिना सही माइंडसेट की पावर के बड़ी-बड़ी डिग्रियां काम नहीं आती। ये बैटरी वाली एनालॉजी तो हायरिंग प्रोसेस की असली तस्वीर दिखाती है। दरअसल एक फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति इंटरव्यू में सिर्फ यही साबित करने की कोशिश करेगा कि वो कितना परफेक्ट है। वो कभी अपनी किसी विफलता का जिक्र नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जो सीखने के लिए भूखा है, वो अपने संघर्षों के बारे में बात करेगा। वो खुलकर बताएगा कि वो कहाँ फेल हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसने उस फेलियर से क्या सीखा। मतलब एक ग्रोथ लीडर जब हायरिंग करता है तो वो उस डेड बैटरी वाले महंगे फोन की जगह एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसकी स्किल्स शायद अभी थोड़ी कम हो, लेकिन जो पूरी तरह से चार्ज्ड हो। एकदम, क्योंकि स्किल्स तो किसी को भी सिखाई जा सकती हैं। कोई भी नया सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया जा सकता है, लेकिन दुनिया को देखने का नजरिया, वो माइंडसेट आसानी से नहीं सिखाया जा सकता। और यही वो चार्ज लोग हैं जो कंपनी में फीडबैक को देखने का नजरिया बदल देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर फीडबैक को एक क्रिटिसिज्म मान के तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ, वो या तो सफाई देने लगते हैं या फीडबैक देने वाले की ही गलती निकालने लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन ग्रोथ कल्चर में फीडबैक किसी सजा की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल होता है। वो पूछते हैं, ये बहुत दिलचस्प है, अब हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? सही कहा आपने। फीडबैक उस इंजन का ईंधन है और ये तभी काम करता है जब ईगो बीच में ना आए। मतलब जब जूनियर कर्मचारी भी सीईओ को सच बता सके। हाँ, जब कोई जूनियर कर्मचारी आकर सीईओ से कह सके कि सर ये नया प्रोडक्ट मार्केट में काम नहीं कर रहा है, और सीईओ उस कर्मचारी को नौकरी से निकालने के बजाय उसकी बात को डेटा की तरह ले, तो समझ लीजिए कि वो कंपनी सही दिशा में जा रही है। क्योंकि वो जो ग्रुप थिंक होता है, जहां सब सिर्फ बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो तो किसी भी बिजनेस के लिए जहर है। बिल्कुल जहर है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस तभी पैदा होती है जब अलग-अलग विचारों और आलोचनाओं का स्वागत किया जाए। अब आते हैं बिजनेस के सबसे कड़वे और असली सच पर, असफलता। मतलब चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, बिजनेस में फेलियर को टाला नहीं जा सकता। कोई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी औंधे मुंह गिर जाती है या प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है। फेलियर तो बिजनेस का हिस्सा है। हाँ, जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, तब तक माइंडसेट की पहचान करना मुश्किल होता है, क्योंकि सफलता कई गलतियों पर पर्दा डाल देती है। लेकिन जब पहला बड़ा झटका लगता है, तब दोनों माइंडसेट का असली चेहरा सामने आता है। एकदम सही। और यहीं पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म थिंकिंग का फर्क दिखता है। फिक्स्ड माइंडसेट इस असफलता को छिपाने की पूरी कोशिश करता है। उनका पूरा फोकस बस इस बात पर होता है कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में ये घाटा कैसे छिपाया जाए या इसका ठीकरा किस बलि के बकरे के सिर पर फोड़ा जाए। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट असफलता का गहराई से विश्लेषण करता है। वो उस फेलियर की चीर-फाड़ करते हैं ताकि भविष्य की सफलता की नींव रखी जा सके। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा है। जी, पूछिए। जब हम कहते हैं कि गलतियों से सीखने का एक कल्चर बन गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी में गलतियां करने की पूरी छूट मिल जाती है? मतलब क्या उन गलतियों का कोई नुकसान या कॉन्सिक्वेंस ही नहीं होता? ये बहुत ही अहम सवाल है। क्योंकि अगर किसी को अपनी नौकरी जाने का या फटकार लगने का डर ही नहीं होगा, तो क्या लोग लापरवाह नहीं हो जाएंगे? जमीन पर यह प्रैक्टिकली कैसे दिखता है? ये सवाल अक्सर लीडर्स को परेशान करता है। लोग लर्निंग कल्चर का मतलब अनुशासनहीनता समझ लेते हैं, लेकिन कैरल ड्वेक का रिसर्च इस पर बहुत साफ है। तो असलियत क्या है? ग्रोथ माइंडसेट का ये मतलब कतई नहीं है कि आप एक ही बेवकूफ़ी भरी गलती बार बार करते रहें और कोई आपसे कुछ न कहे। यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होती है लापरवाही से की गई गलती, जो कामचोरी का नतीजा है, और दूसरी होती है कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश में हुई गलती। ग्रोथ माइंडसेट वाली टीम प्रयोग के दौरान हुई गलतियों का जश्न मनाती है, लापरवाही का नहीं। अच्छा, मतलब एक्सपेरिमेंट में फेल होने पर सजा नहीं मिलती? नहीं, सजा नहीं मिलती, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि उस व्यक्ति को पूरी टीम के सामने उस गलती का बहुत ही कठोर विश्लेषण करना होता है। उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बिल्कुल।
उसे बताना होता है कि कहाँ चूक हुई, डेटा क्या कह रहा था और इससे क्या सीखा गया, ताकि कल कोई और ये गलती ना दोहराए। जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी ग्रोथ कल्चर में फिक्स्ड कल्चर से भी ज्यादा सख्त होती है। बस यहाँ जवाबदेही गलती छिपाने की नहीं, बल्कि गलती से सीखने की होती है। एकदम सटीक बात कही आपने। विनिंग टीम सिर्फ स्किल्स से नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने और गलतियों के विश्लेषण से बनती है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के अहम बिंदुओं को समेटें, तो ड्वेक का स्पष्ट संदेश यही है कि महान लीडर्स परफेक्ट नहीं होते। बिल्कुल, वो लर्नर्स होते हैं। हाँ, वे ऐसे लोग होते हैं जो बदलाव को अपनाते हैं, जो ईगो से नहीं बल्कि जिज्ञासा से भरे होते हैं। लीडरशिप कोई पोजीशन या कुर्सी नहीं है, ये पूरी तरह से एक माइंडसेट है। और जब माइंडसेट सही होता है तो सफलता एक संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। अहंकार को किनारे रखना, कड़वे फीडबैक को एक डेटा की तरह स्वीकार करना और खुलेआम ये कहने की हिम्मत रखना कि मुझे सब कुछ नहीं आता, यही एक ग्रोथ लीडर की असली पहचान है। और सुनने वालों के लिए एक बहुत ही उम्मीद भरी बात यह भी है कि माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बदला ना जा सके। ये एक चॉइस है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपने अंदर के फिक्स्ड माइंडसेट को पहचान कर उसे ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकता है। बिल्कुल, बस उसके लिए हमें अपनी गलतियों को छिपाने की आदत छोड़नी होगी। और उस डैशबोर्ड वाली लाल बत्ती को तोड़ने के बजाय उसमें छुपे हुए फीडबैक को गले लगाना होगा। तो इस शानदार चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसे विचार पर गौर करना चाहिए जो इस पूरी साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल टेस्ट है और हमें खुद के जीवन में झांकने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अगली बार जब आपकी कोई योजना असफल हो जाए या ऑफिस में कोई काम बिगड़ जाए, तो उस पल अपने दिमाग की प्रतिक्रिया पर गौर कीजिएगा। क्या पहला विचार ये आता है कि मैं अपनी इमेज बचाने के लिए किसे दोष दूं? या फिर ये विचार आता है कि इस हार में वो कौन सा छुपा हुआ सबक है जो अगली बार काम आएगा? यही वो एक सेकंड का फैसला है जो किसी की भी भविष्य की दिशा तय करता है। बिल्कुल सही कहा। तो उम्मीद है कि लीडरशिप और माइंडसेट के इस विज्ञान ने सोचने के कई नए नजरिए दिए होंगे। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।